हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सी एस आई पी मिथुन जायसवाल। आज हम करने वाले हैं गाला का बीएससी के अंदर सेक्शन नंबर बी पेपर नंबर 4 का। बड़ा ही धमाकेदार होगा। हम देखेंगे इसको एग्जाम ओरिएंटेड के पॉइंट से, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। अगर सोच रहे हो कि सर फटाफट फटाफट समझा दो, तो बेटा मेरा यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है कि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करो। हमको ये नहीं मालूम कि क्वेश्चन कहां से आने वाला है, इसलिए मैं आपको गाला भले करवा रहा हूं, लेकिन गाला के साथ जो रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो भी साथ में कराऊंगा। और आपको क्या करना है, फटाफट नोट्स भी लिखते जाना है। ओके, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो अगर अच्छे से कंसेप्ट को समझना हो तो। और लास्ट में वीडियो को लाइक और कमेंट अच्छा सा लिख देना अगर पसंद आए तो चलो बेटा, आते हैं हमारे स्क्रीन पे। तो आ जाइए हमारी स्क्रीन पे। क्वेश्चन शुरू होने वाला है हमारा गाला का पेपर नंबर 4 एंड सेक्शन नंबर बी पे। तो बेटा जी निकाल लीजिए आप गाला का पेपर नंबर 4 सेक्शन बी। पहला क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन आएंगे 21 to 30। What are the element included in the product mix? बेटा जी प्रोडक्ट मिक्स में क्या क्या एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं? सर पहले आपको देखो, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट मतलब गुड्स। गुड्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होने चाहिए? तो गुड्स के अंदर एलिमेंट होने चाहिए, गुड्स की साइज क्या होगी, गुड्स का कलर, साइज, शेप, वेट, प्रिंट, पैकिंग, गारंटी ऑफ द गुड्स, आफ्टर सेल सर्विस, वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, ये सब तो उसके एलिमेंट्स होते हैं। वाओ, याद हो गया ना? तो प्रोडक्ट मिक्स इंक्लूड द डिसीजन रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स के अंदर न्यू प्रोडक्ट कैसे बनेगा? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड इंक्लूड मतलब कि क्या आपको न्यू प्रोडक्ट बनाना है कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर कुछ डेवलपमेंट करना है, नए नए चेंजेस करते रहते हैं ना आए दिन हम प्रोडक्ट के अंदर। ओके, जिसके अंदर हम क्या आते हैं, उसका अपीयरेंस, उसका लुक को लेके, उसका कलर, साइज, शेप, वेट, प्रिंट, पैकिंग, गारंटी ऑफ द वर्क, आफ्टर सेल सर्विस, वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट एक्सेट्रा। तो ये किस में आता है? ये आता है प्रोडक्ट मिक्स में। अब मैं आपको बताता हूं, बच्चों को क्या है, क्वेश्चन ये याद रख लेते हैं, लेकिन क्या होता है जैसे थोड़ा सा ट्विस्ट होता है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको मैं एक चीज बताता हूं बेटा जी, प्रोडक्ट मिक्स है ना, प्रोडक्ट मिक्स तो अबाउट द प्रोडक्ट के बारे में लिखना है। लेकिन अगर यहाँ पे मार्केटिंग मिक्स आ गया तो बच्चे कंफ्यूज नहीं, सर मैंने प्रोडक्ट मिक्स पढ़ा था कि मार्केटिंग मिक्स पढ़ा था। ओके, तो मार्केटिंग मिक्स का मतलब होता है 4 पीस। क्या होता है? 4 पीस। मार्केटिंग में क्या आता है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। 4P प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट के अंदर क्या आता है? प्रोडक्ट के अंदर आता है प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। फिर प्लेस के अंदर क्या आता है कि आप कैसे सेल करना चाहते हो, डायरेक्ट सेलिंग करना चाहते हो जिसको जीरो लेवल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है, या तो आप इनडायरेक्ट सेल भी बोलते हैं। इनडायरेक्ट सेल के अंदर क्या होता है? इनडायरेक्ट सेल में होता है अलग अलग 3 प्रकार की चैनल, जिसके अंदर पहली चैनल होती है सिंगल लेयर। सिंगल लेयर का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूस करेगा, वो सेल करेगा रिटेलर को, और रिटेल क्या करेगा? फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करेगा इंडिविजुअल सेलर को। ठीक है, यहाँ पे मतलब जो बायर होते हैं, जो डायरेक्ट कंज्यूमर होते हैं, उनको सेल करेगा। यहाँ पे क्या होगा? 2 लेयर के अंदर प्रोड्यूसर देगा होलसेलर को, वालों को, होलसेलर वाला देगा रिटेलर को, और रिटेलर वाला फर्दर सेल करेगा जो चीजों को कंज्यूम, मतलब डायरेक्ट मतलब कंज्यूमर मेरे। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 लेयर के अंदर क्या होगा? प्रोड्यूसर देगा मिडल मैन को, मिडल मैन देगा किसको? जो होलसेलर, और होलसेलर किसको देगा? रिटेलर, और रिटेलर फिर फर्दर सेल करेगा कंज्यूमर। ओके, तो यहाँ पे कितनी लेयर हो गई? यहाँ पे 4 लेयर होती है, 1 2 3 4। यहाँ पे 2 लेयर है, बीच में होलसेलर, रिटेलर। यहाँ पे कितनी लेयर? ओनली 1 लेयर है, रिटेलर। ओके, तो डायरेक्ट गुड्स प्रोड्यूसर के पास। अब आपको ये चीज देखो, मैं वापस बता दूं कि मेरा ऑब्जेक्ट आपको एक अच्छा एक स्टूडेंट बनाना है, जिसके अंदर एग्जाम के पॉइंट से पूरा कवर अप आपको अंडरस्टैंडिंग हो। ओके, तो मार्केटिंग मिक्स आएगा तो क्या आएगा? 4P में क्या आता है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अगर प्लेस में आता है कि बताओ कौन सा, यहाँ पे 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन में आता है, 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन में आता है कि प्लेस के अंदर कौन कौन से प्रकार के डायरेक्ट कौन से टाइप्स ऑफ सेल होते हैं। तो एक होता है डायरेक्ट सेल, जिसके अंदर जीरो लेवल डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है। 1 नंबर में पूछा जाता है जीरो लेवल डिस्ट्रीब्यूशन किसमें होता है? डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। दूसरा, इनडायरेक्ट सेलिंग के अंदर कौन कौन से टाइप्स होते हैं? तो सिंगल लेयर में बीच में कौन होगा? प्रोड्यूसर टू रिटेलर। ठीक है, 2 लेयर प्रोड्यूसर टू होलसेलर टू रिटेलर, और 3 लेयर का प्रोड्यूसर टू मिडलमैन टू रिटेलर टू हमारा फर्दर सेल। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लेयर, मिडलमैन, होलसेलर, देन रिटेलर। ओके, और नेक्स्ट है प्रमोशन। प्रमोशन मतलब होता है, देख बेटा ये मैं तेको वही तो चीज सिखा रहा हूं, यहाँ पे एक चीज को देख। मार्केटिंग मिक्स मतलब 4P,
प्रमोशन मिक्स आएगा तो एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिसिटी। क्या? एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी। तो बेटा अब देखो चीज क्लियर हुई। मिक्स के अंदर अलग अलग प्रकार के, इसलिए बोलता हूं पेन पेंसिल लेके बैठो और एक जगह लिख दो ताकि क्या हो ये आपको कंफ्यूज नहीं करे। तो मिक्स के अंदर हमने 3 प्रकार के मिक्स देखे। प्रोडक्ट मिक्स मतलब प्रोडक्ट से रिलेटेड, मार्केटिंग मिक्स मतलब 4 पीस, फिर उसके बाद प्रमोशन मिक्स पूछेगा तो एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिसिटी। एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, ASPP। ओके बेटा, चलो आ जाओ। विच प्लान डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कौन सा प्लान बनाता है? तो प्लान वो बनाता है स्ट्रेटेजिक प्लान। कौन सा प्लान होता है? स्ट्रेटेजिक प्लान। इसके बारे में मैं आपको और डिटेल में ले चलता हूं। चलो, तो मैं आपको बोल रहा हूं, आप ये नोट्स लिख देना क्योंकि एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडिंग प्लान, ये टाइप्स ऑफ प्लानिंग होते हैं, उसमें पहला होता है स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान का मतलब क्या होता है? जब हमको कोई रिपीटेटिव एक्शन लेना होता हो ना, कि सेल्स क्या होगा, डिस्काउंट कितना देना है, किसी को क्रेडिट पे माल बेचना है नहीं बेचना, वो रिपीटेटिव सिचुएशन के अंदर एक गाइडलाइन बना दी जाती है। उस वैसे प्रकार को प्लान क्या बोला जाता है? वैसे प्रकार के प्लान को बोला जाता है स्टैंडिंग प्लान। फिर आता है स्ट्रेटेजिक प्लान, ये जो हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन उसी का। स्ट्रेटेजिक प्लान के अंदर बताते हैं हम हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होगा। स्ट्रेटेजिक प्लान के अंदर फिलोसॉफी ऑफ अ बिजनेस यूनिट आर रिफ्लेक्टेड। ओके, नेक्स्ट आता है टैक्टिकल प्लान। टैक्टिकल प्लान का मतलब होता है फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव, मतलब जो हमारे स्ट्रेटेजिक प्लान बनाए उसको अचीव करने के लिए छोटे प्लान बनाए जाते हैं। दिस प्लान इज प्रिपेयर्ड बाय द मिडल लेवल मैनेजमेंट। दिस प्लान क्या है? छोटे प्लान बनाना, मतलब शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, मतलब एक साल के प्लान बनाती है, क्योंकि बड़ा हमने एक विजन बनाया कि हमको 5 साल 10 साल 15 साल में यहां पे पहुंचना है। अब 10 साल का गोल लेके कैसे बनाऊं, अचीव करेगा, उसको फिर छोटे भाग में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो पहले 1 साल के अंदर आप क्या करना चाहते हो, तो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, उसी प्लान को बोला जाता है टैक्टिकल प्लान। क्या बोला जाता है? टैक्टिकल प्लान। ओके, नेक्स्ट ऑपरेशनल प्लान। ऑपरेशनल प्लान का मतलब क्या होता है? ऑपरेशनल इज समवॉट लाइक टैक्टिकल ओनली। दिस प्लान रिफ्लेक्ट द रिजल्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द डिपार्टमेंट। देखो, पहले पढ़ा ग्रुप कि डिपार्टमेंट से आप क्या एक्सपेक्ट करो, उसके अंदर सपोज कि 2 टीम बांट दी, तो वर्क ग्रुप से आप क्या एक्सपेक्ट करें, और उसमें वर्क ग्रुप के अंदर इंडिविजुअल हर एक व्यक्ति से क्या एक्सपेक्ट करोगे। चलो, ऑपरेशनल प्लान का मतलब क्या हो? ऑपरेशनल प्लान मतलब जब जो आप ऑब्जेक्टिव जो आप क्या कर रहे हो उनसे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो। एक्सपेक्ट किससे? पहले डिपार्टमेंट के नीचे कौन आएगा? वर्क ग्रुप, अलग अलग वर्क ग्रुप के नीचे कौन आएगा? इंडिविजुअल होंगे। हाँ जी, तो इंडिविजुअल से कितना, डिपार्टमेंट से कितना, सॉरी इंडिविजुअल से कितना, ग्रुप से कितना, डिपार्टमेंट से कितना, क्या आप रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हो। तो वो सब चीजों का भाई तुमको डिपार्टमेंट तुमको इतना अचीव करना है, डिपार्टमेंट के अंदर टीम ए तुमको ये अचीव करना है, और टीम ए के अंदर सपोज मिस्टर एक्स तुमको ये अचीव करना है। समझ गए? ऑपरेशनल प्लान। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिंगल यूज प्लान। जो प्लान कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए बनाया जाता है, जो प्लान सिर्फ एक ही बार बनाया जाता है, उसी के लिए यूज होता है सिंगल यूज प्लान। ओके, जैसे कि किसी का शिपिंग साइज के हिसाब से क्या होता है, वो शिपिंग साइज के हिसाब से मेरे को कितनी बड़ी शिप बनानी है उसके हिसाब से आर्किटेक्ट क्या करता है, उसके प्लान को डिजाइन करता है। घर का कंस्ट्रक्शन, सभी को घर की दिशा एक ही जैसी नहीं चाहिए, सभी का घर का हाउस का लेयर एक जैसा नहीं होता, इसलिए क्या होता है किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी को बहुत बड़ा घर चाहिए, तो हर एक का घर का कंस्ट्रक्शन अलग अलग होता है, तो सिंगल यूज प्लान होता है। पैकिंग करनी हो, प्रिंटिंग करना हो, ये क्या होता है, अलग अलग होता है। फिर लास्ट है कंटीजेंसी प्लान। बेटा जी हम तो जीवन के अंदर सोचते हैं भाई ये ऐसे प्लान करेंगे, लेकिन जीवन हमारा स्मूथ नहीं होता, इसमें क्या आते हैं, चेंजेस आते रहते हैं। वैसे ही प्लान हमने बना दिया, प्लान में क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं, जैसे पॉलिटिकल चेंजेस, इकोनॉमिकल चेंजेस, सोशल चेंजेस, नेचुरल चेंजेस। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको ओरिजिनल प्लान के अंदर चेंजेस करने पड़ते हैं, या तो न्यू प्लान बनाना पड़ता है, उसी को बोला जाता है कंटीजेंसी प्लान। ओके, तो यहां पे अब आपको इसमें से कुछ अलग भी पूछ लिया ना तो प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ गए? ओके, वीडियो में लिखो सर मजा आ रहा है आपसे पढ़ के, मेरे को और भी मजा आएगा, और थैंक यू सो मच। आपके सच में कमेंट बहुत ही मजेदार होते हैं, बहुत मेरे को मोटिवेशन देते हैं आपको और अच्छे से पढ़ाते में। थैंक यू सो मच दिल से।
व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन? सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है? बेटा जी जेठालाल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक, जेठालाल की शॉप के अंदर नट्टू काका और बागा, जेठालाल बोलता है आज अपना सेल्स इतना डिस्काउंट दे दो, जेठालाल बोलता है कि इतना परचेस कर लो, वो नट्टू काका और बागा को फुल्ली फॉलो करना होता है। क्यों? क्योंकि दुकान का मालिक कौन है? जेठालाल। तो यहां पे पूरा पावर किसके पास है? जेठालाल के पास होता है। वैसे ही उसी को बोला जाता है सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर। जब क्या होता है? ऑल द पावर रेस्ट ऑन द अपर लेवल ओनली। जब पावर किसके पास होता है? अपर लेवल के पास ही होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर। ओके बेटा, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज पावर? पावर का मतलब क्या होता है? वैसे तो बेटा पावर का मतलब क्या होता है? जस्ट अ मोमेंट। ओके, तो व्हाट इज पावर? पावर का मतलब क्या होता है? पावर का मतलब होता है, लीगल व्यू में देखेंगे ना, पावर का मतलब होता है ऑथोरिटी टू टेक लीगल एक्शन। मतलब एक ऑथोरिटी जिसके पास पावर है लीगल एक्शन लेने के लिए। लेकिन बिजनेस के अंदर आप पावर को कैसे कंसीडर करते हो? पावर का मतलब होता है गिव ऑर्डर। आपको ऑर्डर देना है, भाई आज शाम तक इतना काम हो जाना चाहिए, और क्या करना? उसको सुपरवाइज करना एंड सी टू इट दैट ऑर्डर आर फॉलोड, कि ऑर्डर प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं, उसी को बोला जाता है पावर। तो जब हम कोई व्यक्ति को पावर देते, भाई सुपरवाइजर मैंने तेरे को पावर दे दिया वर्कर से इतना काम करवा ले, अब सुपरवाइजर की ड्यूटी बनती है कि उसको वो काम लोगों से करवाना है। तो सुपरवाइजर को क्या दे दिया? पावर दे दिए। पावर क्या? कि भाई वो ऑर्डर दे सके और ये भी देख सके कि सबके सब उसको फॉलो कर रहे हैं। ओके बेटा, तो पावर का मतलब क्या हुआ? पावर का मतलब हो गया टू गिव ऑर्डर एंड ऑल्सो टू सी इट दैट ऑर्डर आर फॉलो। ओके, स्टेट द नेम ऑफ वेरियस टाइप ऑफ टेस्ट कंडक्टेड फॉर सिलेक्शन प्रोसेस। बेटा जी जो सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं उसके लिए कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं? तो बेटा उसके लिए कंडक्ट किए जाते हैं, जैसे एक खाली मजाक में बोल रहा हूं, जैसे एक लड़की होती है वो क्या करेगी? टेस्ट कंडक्ट करेगी फॉर सिलेक्शन ऑफ पति। पति टेस्ट मैंने इसका नाम दिया हुआ है सब। पति मतलब डोंट टेक इट ऑन दिस दैट वे। P for psychological, A for aptitude, T for trade test and I for intelligence test। हो गया ना? तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए क्या किया जाएगा? कौन सा टेस्ट किया जाएगा? पति टेस्ट। P for psychological, A for aptitude, T for trade and I for intelligence। ठीक है, ओके। What do you mean by the profit share? बेटा जी प्रॉफिट मतलब जो हम बिजनेस से कमाते हैं, लेकिन शेयरिंग का मतलब क्या हुआ? हम उसको देते हैं। मतलब सपोज बागा और नट्टू काका ने अच्छा बिजनेस किया, ठीक है, अच्छे से बिजनेस दिवाली के टाइम पे बिजनेस को ग्रो किया, तो यहाँ पे जेठालाल क्या करेगा? जो उसका प्रॉफिट हुआ ना उसमें से उनको सैलरी तो देगा ही देगा, बोलेगा जाओ आज से तुम्हारा जो प्रॉफिट हुआ ना इस बार का दिवाली पे उसमें 10% प्रॉफिट तुमको दे दिया जाएगा। उसी को बोला जाता है प्रॉफिट शेयर। वर्कर गेट डेफिनेट पोर्शन ऑफ अ प्रॉफिट, मतलब वर्कर को एक प्रॉफिट शेयर मिलता है 5% ऑफ द प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ मनी, लेकिन दिस इज अदर देन सैलरी। सैलरी नहीं, क्योंकि सैलरी भी तो उसको खर्च उसके बिजनेस के प्रॉफिट में से तो देता है, लेकिन यहाँ प्रॉफिट क्या होता है? सैलरी के अलावा उसको मालिक अपने बिजनेस में से कुछ अमाउंट और कुछ परसेंटेज अमाउंट क्या करता है? शेयर करता है एम्प्लॉय के साथ। उसी को बोला जाता है डेफिनेट पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट आर शेयर विद द एम्प्लॉय, नॉट इन द फॉर्म ऑफ salary, is called profit sharing। Okay, next, why depreciation is not charged on the asset in which working capital is invested? सर जो वर्किंग कैपिटल होती है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्यों नहीं चार्ज होता? बेटा जी जो वर्किंग कैपिटल होती है ना वो होती है करंट एसेट। करंट एसेट का मतलब होता है रॉ मटेरियल, डेटा, बैंक बैलेंस, हमारा कैश बैलेंस। बेटा ये सब क्या होती है? करंट एसेट्स होती है, उस पर डेप्रिसिएशन थोड़ी लगता है। डेप्रिसिएशन लगता है फिक्स कैपिटल के ऊपर, फिक्स एसेट के ऊपर, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, उस पर डेप्रिसिएशन लगता है। वर्किंग कैपिटल पे लगेगा क्या? नहीं लगेगा। कैपिटल करंट एसेट पे डेप्रिसिएशन इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो क्या होती है? वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टेड होती है करंट एसेट, और करंट एसेट पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता। तो ये नॉन डेप्रिशिएबल इन नेचर होती है, इसलिए इस पे डेप्रिसिएशन हम नहीं लगाते। तो आपको क्या लिखना है? वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टेड इन करंट एसेट व्हिच आर नॉन डेप्रिशिएबल इन नेचर, हेंस वी डोंट कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन इट। ओके,
विच इज द फर्स्ट डिपोजिटरी ऑफ इंडिया। बेटा जी डिपोजिटरी कौन होता है? डिपोजिटरी वो होता है जो आपके जो फिजिकल फॉर्म को, जो फिजिकल शेयर होता है उसको कन्वर्ट करता है इनटू डीमैट फॉर्म के अंदर, जिसको हम डीमटेरियलाइजेशन बोलता है। अब तक इंडिया के अंदर दो डिपोजिटरी है, एक होता है सीडीएसएल, दूसरा है एनएसडीएल, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज ब्रैकेट में इंडिया लिमिटेड सीडीएसएल, और एनएसडीएल, एनएसडीएल का फुल फॉर्म होता है हमारा, एनएसडीएल का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड। अब क्वेश्चन आता है कि इसमें से पहला कौन है? तो पहला है हमारा एनएसडीएल, एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड। ओके, इज द फर्स्ट डिपोजिटरी इन इंडिया। नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रेडमार्क? ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है? ट्रेडमार्क बेटा जी जो ब्रांड होता है ना, ब्रांड, जैसे हमारा लोगो। सर लोगो क्या होता है? जो हमारे जो लोगो होता है, डिजाइन होता है, नंबर होता है, जो हम अपने प्रोडक्ट, जिससे हमारा प्रोडक्ट दूसरों से अलग दिखता है, उसी को लीगल प्रोटेक्शन देता है कि भाई ये लोगो इसने बनाया ना तो तू कॉपी मत करना। होता क्या है? होता क्या है, अगर नाइक ने अपना ब्रांड बनाया है इस डिजाइन का, अब मैं क्या करूंगा, मैं अपना ब्रांड बना दूंगा इस डिजाइन का, क्या चलेगा? क्या मैं डिजाइन बना दूंगा इस तरह का, चलेगा क्या? नहीं, ये लोगो है, इससे रिजेंबल करता होगा। अगर मैंने अपना जूता बाहर निकाला ना, गवर्नमेंट क्या करके मेरे प्रोडक्ट पे, मेरी कंपनी पे लीगल रिस्ट्रिक्शन कर देगी, मेरा प्रोडक्शन बंद करवा देगी, प्रोडक्ट को सेल होने से बंद कर देगी। क्यों? क्योंकि उसने लीगली उसकी जो डिजाइन है उसको उस पर लिए रखा हुआ है ट्रेडमार्क। समझ गए? तो ट्रेडमार्क का मतलब क्या हो गया? एक लीगल प्रोटेक्शन गिवन टू द ब्रांड। और ब्रांड क्या मतलब होता है? ब्रांड का मतलब होता है नेम, लोगो, डिजाइन, नंबर, जिससे प्रोडक्ट क्या बनता है, दूसरों से अलग दिखता है, एंड प्रिवेंट अनऑथराइज्ड यूजेस। तो ये जो ट्रेडमार्क है जो अनऑथराइज्ड यूजेस को खत्म करता है, क्योंकि एक व्यक्ति जब ब्रांड बनाता है ना तो उसको बहुत मेहनत लगती है, उसको उसके सालों की मेहनत लगती है उस प्रोडक्ट को ऊपर लाने के अंदर, और कोई रातों रात क्या करे, उसके जैसा पुम्मा की जगह सुम्मा करके मैं कोई ब्रांड कर दूं तो क्या होगा? वो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये पुम्मा था कि सुम्मा था, तो वो क्या करेंगे, वो समझ नहीं पाएंगे, उनका प्रोडक्ट खरीदने लगेंगे, जिससे पुम्मा को नुकसान होगा। इसलिए क्या करते हैं, जो पुम्मा जो ब्रांड है वो ट्रेडमार्क हो जाएगी, अपना प्रोडक्ट रजिस्टर करेगी और कंप्लेन करेगी किसके सामने? जो भी उसके डुप्लीकेट प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ट्रेडमार्क क्या करता है? लीगल प्रोटेक्शन किसको देता है? ब्रांड। ब्रांड क्या होता है? नेम, लोगो, डिजाइन, नंबर, और जिससे क्या होता है? जिससे उसका प्रोडक्ट डिस्टिंग्विश होता है अदर से, और जिसके कारण ट्रेडमार्क का क्या फायदा होगा? ये आपको प्रोटेक्शन देगा प्रिवेंट अनऑथराइज्ड यूजेस से। ठीक है। नेक्स्ट, अंडर विच थ्री हेड ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन आर डिवाइडेड? बेटा जी कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन को कौन से तीन भागों में डिवाइड किया गया है? किस किस प्रकार से कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है? इसमें होता है मेंटल, फिजिकल एंड मेंटल एक्सप्लॉयटेशन भी हो सकता है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होता है, अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट भी होता है। सर ये क्या होता है वो भी तो समझा दो ना। ओके, तो फिजिकल एंड मेंटल एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है जब जो प्रोड्यूसर है सब स्टैंडर्ड वाली चीजें यूज कर रहा है, डुप्लीकेट चीजें यूज कर रहा है, इंफीरियर इंग्रेडिएंट यूज कर रहा है, उसको कंज्यूम करने से अगर कंज्यूमर को क्या होता है? फिजिकल एंड मेंटल एक्सप्लॉयटेशन होता है। दूसरा, अगर प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, कोई फाइनेंशियल लॉस दे रहा है कंज्यूमर को, मतलब वो चार्ज कर रहा है हायर प्राइस, और या तो ब्लैक मार्केटिंग में प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, जिससे प्रोडक्ट की प्राइस जितनी है उससे बढ़ा के बेच रहा है, तो उससे चार्जिंग हाई प्राइस का से क्या होगा? उसको किस प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन होगा? इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होगा। ठीक है, फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन भी आप बोल सकते हैं। और अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट मतलब एज अ होल पब्लिक के इंटरेस्ट के खिलाफ है, मतलब गुड्स विच कैन कॉज हार्म टू एनवायरमेंट, जो चीजें प्रोड्यूसर बनाए जिससे पूरा एनवायरमेंट को हार्मफुल हो रहा है, तो उसके सामने भी क्या होता है? कंज्यूमर बोल सकता है कि भाई क्या हुआ है? कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। तो यहां पे मैं बता दूं आपको, एक नंबर में सिर्फ इतना ही लिखना है बेटा। मैं एक्स्ट्रा चीजें इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं आपकी एग्जाम के पॉइंट से पढ़ा रहा हूं। अगर आपको पूछ लिया जाए कि फिजिकल मेंटल एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है, अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है, या तो आपको पूछ लिया जाता है 2 नंबर 3 नंबर में, तो आप उसको डिटेल में भी लिख सकोगे। इसलिए आपके एक नंबर के मतलब इसके अलावा आपके 3 नंबर के और क्वेश्चन मैंने तैयार करवा दिए। आपका अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो वो भी आपकी तैयारी यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है बेटा, तो यहां पे हमारे 30 के 30 क्वेश्चन बड़े ही मजेदार ढंग से खत्म हुए। बताओ
कैसा लगा, मजा आया ना? तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में जरूर से लिखना सर मजा आ रहा है, ऐसे ही बनाते रहो। आपके वीडियो प्यारे प्यारे कमेंट सुन के पढ़ के मेरे को बहुत अच्छा लगता है और इस तरह का प्यार, इस तरह के कमेंट लिखते रहिए। चलो बेटा, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलो बाय बाय, सी या।